नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है समास। ठीक है, आज हम समास के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम समास के बारे में परिभाषा, भेद, सभी प्रकार से आपसे बात करने वाले हैं। समास की पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद क्या होते हैं और उसको हम कैसे कैसे विभाजित करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कई सारे बच्चों के ये कमेंट थे कि मैम डिटेल में वीडियो बनाइए, तो उन सभी के लिए आज ये पहली वीडियो आई है भाई डिटेल में, जो कि समास से ली गई है। ठीक है, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि वीडियो आपको पता ही है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के बाद किसी का भी समास से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझे लगता है कि ऐसा रहेगा नहीं कि जो समझ में ना आए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपका समास से संबंधित कोई प्रश्न आज के बाद छूटेगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो होने ही इतनी महत्वपूर्ण वाली है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब टॉपिक पर। क्या है आज का हमारा टॉपिक? टॉपिक है हमारा समास। ठीक है, समास के बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रकरण समास क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है भाई समास का शाब्दिक अर्थ? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे संक्षिप्ति या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, क्या होता है समास का अर्थ? संक्षिप्तीकरण। यदि हम बहुत ही छोटे शब्दों में इसको जानना चाहें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से जानना चाहें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। यदि हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे तो क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। लेकिन यदि इसको हम थोड़े से अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसको समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसको डिटेल में जानना चाहें कि आखिर समास कैसे बनता है, आखिर समास होता क्या है, तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं। हम कैसे देखेंगे? हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कैसे बोलेंगे हम? यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो संक्षिप्तीकरण, लेकिन यदि थोड़ा सा डिटेल में आए तो समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। एक शब्द में बात हो रही हो तो संक्षिप्तीकरण, एक लाइन में बात हो रही हो तो समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल पूछ ले तो हमें बताना है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए अब आगे देख लेते हैं समास कैसे बनता है, इसका विग्रह कैसे करते हैं, इसमें लोप जो है वो कैसे होता है व्यक्तियों का, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा समास का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, यदि दिक्कत हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अपनी परेशानी, आपकी परेशानी का निवारण किया जाएगा। ठीक है, अब हमने जैसे शब्द ले लिया ज्ञान सागर। ठीक है, हम सबसे पहले ये जानेंगे इसमें कि जो ज्ञान शब्द है ये हमारा क्या है? पूर्व पद। ठीक है, अब हम ये जानेंगे ये जो सागर शब्द है ये क्या है? हमारा उत्तर पद। ठीक है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पूर्व पद कौन सा होता है और उत्तर पद
कौन सा होता है? तो ज्ञान जो है ये हमारा पूर्व पद है और सागर जो है ये उत्तर पद है। अब हम जानेंगे कि समास का विग्रह कैसे होता है। समास विग्रह, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम में समास विग्रह पूछ लेता है, कई बार ऐसे होता है वो समास में पद पूछ लेता है। तो यदि आपसे शब्द दे दे ज्ञान सागर और आपसे पूछे कि इसमें उत्तर पद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, यह सागर, आप बता सकते हैं कि सागर जो है ये उत्तर पद है और ज्ञान जो है ये पूर्व पद है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका समास विग्रह। कैसे करेंगे? ज्ञान का सागर, ठीक है, ज्ञान का सागर, ऐसे इसका क्या होगा? समास विग्रह। आप कहेंगे इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? प्रत्यय का क्या हुआ? लोप हुआ, ठीक है। का जो शब्द आया हमारा, इसका क्या हो गया? लोप हो गया। जो कारक विभक्ति है का, इसका लोप हो गया, क्योंकि शब्द हमारा ज्ञान सागर था और इसका हमने विग्रह किया तो क्या बना? ज्ञान का सागर। तो का इसमें लोप हुआ है जब ये हमारा समास विग्रह हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने समझ लिया है कि एक शब्द का कैसे विग्रह करते हैं, कैसे उसे समास बनाते हैं, ठीक है, कैसे विभक्ति का लोप होता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं समास के भेद और कितने भेद हैं और किस किस तरह उन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए बने रहिए आप अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और भाई जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है शेयर भी कर दीजिए, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं भाई। कितनी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब ये जान लेंगे भाई कौन कौन से। अब वैभाव समास, ठीक है, पहला भेद है हमारा वैभाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? द्विगु समास, कर्मधारय समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। पांचवा क्या है हमारा? द्वंद्व समास। छठा क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। आप कहेंगे क्या ये क्रम में बताने ज़रूरी हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्रम में बताएं ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस आपको भेद पता होने चाहिए कि 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्रम में कभी किसी से नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये क्या है? समास के भेद हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस समास में कौन सा पद प्रधान है, ठीक है। जैसे अव्ययभाव समास को ले लेते हैं हम। इसमें क्या होता है? पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास जो है इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है। जैसे इसके बाद ले लेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों में एक अच्छी बात क्या है कि इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। ये चीज़ इनमें कॉमन है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में, कि इनमें तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये बात कि इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। चलिए, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे देख लेते हैं द्वंद्व समास को। एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपको बताना है द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। आगे क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। दोनों पद गौण होते हैं, मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं। एकमात्र ऐसा समास है बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब आप कहेंगे दोनों पद अप्रधान होते हैं तो इसको पहचानते कैसे हैं कि ये बहुव्रीहि समास है? ये भी बताएंगे हम। अर्थ प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अर्थ प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से हम पहचान लेते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है।
दोनों पद प्रधान है, तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। क्या करते हैं हम, एक एक समास को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम अव्ययीभाव समास को। ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। अव्ययीभाव समास होता क्या है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ये बोल रहा है हमसे, पूर्व पद इसमें क्या हो? अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई अव्यय क्या होता है, तो हम इसको भी बताएंगे। जब इसमें पूर्व पद अव्यय हो, इसी से हमारी पहचान हो रही है, तो अव्यय को जानना तो बहुत ज़रूरी है। जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे शब्द दिया हुआ है हमें प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष, इसमें अव्यय क्या है? प्रति जो है ये अव्यय है। कैसे अव्यय है? कि इसका अकेले कोई अर्थ नहीं है। जब ये वर्ष के साथ जुड़ा हुआ है तभी इसका अर्थ है, अन्यथा अकेले इसका कोई अर्थ नहीं है। बेचारे को किसी के साथ भी जोड़ लेते हैं जब इसका अर्थ बनाना होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अव्ययी समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रति इसमें क्या है? अव्यय है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, आजन्म और भरपेट। अब ये देखेंगे हम इन सब में अव्यय कौन सा है, क्योंकि अव्यय को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पर ही हम पहचान करेंगे कि ये समास अव्ययीभाव समास है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या है? यथा जो है ये अव्यय है। ठीक है, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में क्या अव्यय है? प्रत्यय अव्यय है। ठीक है, जैसे आजन्म, आजन्म में क्या अव्यय है भाई? आप कहेंगे आ अव्यय है। अब मैं पूछूं भरपेट में क्या अव्यय है, तो आप कहेंगे भर अव्यय है। ठीक है, पेट मूल शब्द है। तो आपको अव्ययीभाव समास की पहचान करनी आ गई होगी। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यथाशक्ति, प्रत्येक, आजन्म, भरपेट, प्रतिवर्ष, ये सब क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। समास है हमारा द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु समास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और इसे जान लेते हैं ये होता कैसे है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वो तो कह रहा था कि पहला पद अव्यय हो, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे हम? द्विगु समास कहेंगे। बहुत ही अच्छा है ये और महत्वपूर्ण भी है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने उदाहरण ले लिया त्रिफला। ठीक है, त्रिफला हमने उदाहरण लिया है। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? 3 फलों का समाहार। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें संख्या निकालनी है इसमें, तो कैसे निकालेंगे? ये जो 3 है ये क्या है? संख्या ही तो है। तो ये क्या हो गया भाई? जिसमें पहला पद संख्या आ गई वो उसमें क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है, आगे और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण है चतुर्दिक। ठीक है, चतुर्दिक का समास विग्रह कैसे करेंगे? चारों दिशाएं। ठीक है, चारों दिशाएं, चारों क्या है भाई? संख्या है। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। आगे चलते हैं इसी क्रम में। शब्द है हमारा पंचपाल। पंचपाल में क्या है? 5 पालों का समाहार। ठीक है, अब 5 पालों का समाहार में 5 क्या है? आप कहेंगे संख्या है। जब संख्या है पहला पद तो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया।
क्योंकि हमने डेफिनेशन में, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पंचवटी, 5 वटों या वृक्षों का समूह। भैया हम कहेंगे 5 क्या है, आप कहेंगे संख्या है। भाई संख्या है तो द्विगु समास है। आगे पढ़ेंगे तो क्या है, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अब हम पूछेंगे 2 क्या है, आप कहेंगे पहला पद है और संख्या है, तो इसमें समास कौन सा होगा, द्विगु समास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। 2 समास हमारे हो चुके हैं। अव्ययीभाव समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, ठीक है, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसमें क्या होता है, द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा क्या होती है ये जानेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। कैसे, दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये कह रहा है, तथा विग्रह करने पर, जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, और अथवा या एवं लगता है। ठीक है, या तो और लगेगा, या तो अथवा लगेगा, या तो या लगेगा, या तो एवं लगेगा। ठीक है, वह क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कैसे होता है ये हम जान लेते हैं उदाहरण से। ठीक है, उदाहरण लिया हमने सीताराम। ठीक है, सीताराम का हम कैसे विग्रह करेंगे भाई, इसमें हमें परिभाषा को लगाएंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान है, भाई सीता भी प्रधान है और राम भी प्रधान है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे, सीता और राम, विग्रह हो गया। क्या आया भाई, विग्रह करने पर और आया, तो क्या हो गया, दोनों पद प्रधान है और विग्रह करने पर और आया है, द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे क्या होगा। शब्द है देवासुर। ठीक है, कैसे विग्रह करेंगे, देव और असुर। ठीक है, क्या आया विग्रह करने पर, और आया, कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि देव और असुर दोनों क्या है, पद प्रधान है, देव भी प्रधान है और असुर भी प्रधान है, और विग्रह करने पर बीच में क्या आया है, और आया है, तो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण विग्रह कैसे होगा, शीत और उष्ण, शीत भी प्रधान है और उष्ण भी प्रधान है, दोनों अपने आप में प्रधान है और विग्रह करने पर और आया है, तो क्या हो गया, आप कहेंगे द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलिए, ये उदाहरण हो गया हमारा देवारात्रि। देवारात्रि का हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, दिवस और रात्रि, दिवस भी प्रधान है और रात्रि भी प्रधान है, दोनों क्या हो गया, ये भी लिखना भूल गए इसमें कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। जैसे सीताराम, लिंग की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। देव और असुर दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, दिवस और रात्रि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। एवं क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोनों पद। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब समास ले लेते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण समास है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। तो परिभाषा क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा सांकेतिक अर्थ प्रधान हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कैसे, ये कह रहा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं भाई, और जो सांकेतिक अर्थ होता है, सांकेतिक अर्थ वो क्या होता है, प्रधान होता है। कैसे होता है ये जानेंगे हम। जैसे हमने उदाहरण ले दिया लंबोदर,
नाम लिया क्या हमने, लंबोदर। लंबोदर का विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका। कौन है वो, जिसका इस प्रकार से विग्रह हो, उसमें आपको समझ जाना है कि बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जिसका आ जाए तो इसका मतलब है वो बता रहा है कि किसके लिए बात हो रही है, पूछ रहा है लंबा है उधर जिसका, कौन। तो जब आपको कौन का आंसर देना पड़े तो आप समझ जाना कि बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो कौन होता है, लंबा है उधर जिसका, गणेश, ठीक है। दोनों पद अप्रधान है और तीसरे का नाम ले दिया, क्या नाम ले दिया, गणेश। क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे हमने ले लिया शब्द लिया चक्रधर, इसका विग्रह कैसे करेंगे, चक्र को धारण करता है जो। कौन हो गया, चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु, ठीक है। यहां भी प्रश्न पूछ रहा है चक्र को धारण करता है जो, कौन धारण करता है, विष्णु। तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। शब्द है हमारा खगेश, ठीक है। खगों का ईश है जो, प्रश्न पूछ लिया, कौन है भाई खगों का ईश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। खगों का ईश जो है वो कौन है, गरुण, ठीक है। गरुण के बारे में बात पूछी जा रही है, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास है, दोनों पद अप्रधान है और तीसरे के बारे में बात हो रही है। अब जैसे है दशानन, शब्द क्या है, दशानन, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, 10 मुख धारण करने वाला, या ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं 10 मुख हैं जिसके। कौन है वो, जिसके 10 मुख हैं, जो 10 मुखों को धारण करता है। आनन भाई किसको कहते हैं, आनन मुख को कहते हैं, ठीक है। चलिए 10 मुख किसके हैं, आप कहेंगे रावण के हैं। तो कौन सा समास हो गया भाई, बहुव्रीहि समास हो गया। आगे देखेंगे ब्रज बल्लभ, इसका समास विग्रह करिए, कैसे करेंगे, वह जो ब्रज का बल्लभ है। जो ब्रज का बल्लभ है वो कौन है, आप कहेंगे कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। और जब कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे तो ब्रज बल्लभ लिखा है, कृष्ण तो लिखा नहीं है, तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। जब उस इंसान का नाम ना देकर, उसके बारे में उसकी विशेषता देकर, या उसके बारे में कुछ और नाम देकर पूछा जाए, डायरेक्टली उसका नाम ना लिया जाए, तो वहां होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। या उसका कोई पर्यायवाची लिख दिया जाए, या उसका कोई दूसरा नाम लिख दिया जाए, तो वहां क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है वहां पे, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समास ले लेंगे हम तत्पुरुष समास। सबसे पहले क्या जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होती है हमारी, जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है, भाई इसमें क्या होता है, पूर्व पद जो है वो गौण रहता है तथा उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। आसान सी परिभाषा है और आपको अच्छे से आती भी है और समझ भी आ गई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष समास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे लंबा समास यही है, सबसे ज़्यादा डिटेल इसी की है। कैसे वो देख लेते हैं। विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अकेले तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए, कौन कौन से होते हैं, कैसे उसका विग्रह करते हैं, ये सब बताया जाएगा। मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया था, आज के बाद कोई भी प्रश्न समाज से संबंधित आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है ऐसी है, इसके बाद आपका कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। विभक्तियां पहले हम देख लेते हैं। कर्म, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। करण, करण की विभक्ति क्या होती है, से। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। अपादान, अपादान की विभक्ति क्या होती है, से।
संबंध, संबंध की विभक्ति क्या होती है? का, की, के। आगे है हमारा अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मैं, पे, पर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? तत्पुरुष के भेद हैं ये 6। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसको हम बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ये कारक विभक्तियां हैं और उसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है एक। इसको हम लय में याद करेंगे। जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण मैं, पे, पर। इसको एक कविता की तरह हम याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा और हम कभी इसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, ये आपको विभक्तियां पता चल गई। ये 6 भेद हैं तत्पुरुष के। ठीक है, इन सब के आगे तत्पुरुष लगा लो। चलिए अब आगे देख लेते हैं इन विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास का हम कैसे विग्रह करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे शब्द ले लिया हमने चिड़ी मार। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। क्या हो गया? किस विभक्ति का लोप हुआ है भाई? आप कहेंगे को विभक्ति का लोप हुआ है। अब को विभक्ति किस में होती है? क्या पढ़ा था हमने? कर्म को। ठीक है, तो किसकी होती है को विभक्ति? कर्म की होती है। आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे नेत्रहीन शब्द ले लिया, इसके विग्रह कैसे करेंगे? नेत्र से हीन। तो हमने क्या पढ़ा था? कर्म को करण से विभक्ति आई है तो क्या किसकी होती है? करण की होती है। आप कहेंगे करण तत्पुरुष है। बहुत अच्छी बात है, सही है, बिल्कुल करण तत्पुरुष है। आगे चलते हैं। क्या है? शिवार्पण। शिवार्पण का हम विग्रह कैसे करेंगे? शिव के लिए अर्पण, के लिए अर्पण। कैसे है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए किसकी विभक्ति होती है? आप कहेंगे संप्रदान की विभक्ति होती है। और जब संप्रदान की होती है तो भाई समास कौन सा हुआ? आप कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, इसका विग्रह कैसे करेंगे? पथ से भ्रष्ट, से आया है। आप कहेंगे किसकी विभक्ति है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। आप कहेंगे ऊपर भी तो से आया था, उसे भी तो ले सकते हैं हम कहेंगे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो से द्वारा के अर्थ में है, लेकिन यहाँ पथ से भ्रष्ट, यहाँ अलगाव है, पथ से अलग हो रहा है भाई। जब अलगाव होता है तो संप्रदान अपादान वाली विभक्ति लगती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा? आप कहेंगे अपादान वाली से है तो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। जो से करण वाली होती है वो द्वारा के अर्थ में होती है और जो अपादान वाली होती है ये अलगाव के अर्थ में होती है। ठीक है, चलिए आगे शब्द ले लिया हमने चंद्रोदय। चंद्रमा का उदय किसकी विभक्ति है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के। आप कहेंगे संबंध की विभक्ति है का, संबंध में ही तो आती है का, की, के। तो कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, का विभक्ति का लोप हुआ है भाई। आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो हम देखेंगे कौन सी विभक्ति लगी है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण मैं, पे, पर। चोरी पकड़ी गई। अधिकरण में आया है मैं, तो किसकी विभक्ति है? अधिकरण की विभक्ति है, तो समास कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया होगा। हमें मतलब ये जो पहले हमने सबसे पहले आपको विभक्तियाँ बताई थी, हमें विभक्तियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए, तब हम ये बता पाएंगे कि किस समास में कौन सी विभक्ति लग रही है और कौन सा समास है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपको ये 6 याद करनी है और ये आपको याद होनी भी चाहिए क्योंकि कारक विभक्तियाँ हैं, कारक में भी आपको काम आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे हम? समास एक और बचा है हमारा, उसे देख लेते हैं। कौन सा है? कर्मधारय समास।
बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये कर्मधारय समास। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में क्या हो, विशेषण, या तो विशेषण या और विशेष्य हो, या फिर क्या हो, उपमान और उपमेय हो। उपमान और उपमेय का संबंध हो या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, तो आप कहेंगे कि वो कर्मधारय समास होता है। कैसे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। सबसे पहली शर्त तो हमें ये लगा दी कि उत्तर पद उसका प्रधान हो, और दूसरी शर्त क्या है, पूर्व पद क्या हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो, या तो फिर उपमेय और उपमान का संबंध हो, तब हम कहेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। अच्छा, चलो ये भी देखेंगे। अब हमें दो प्रकार से इसको देखना है, एक तो विशेषण विशेष्य, एक उपमान और उपमेय। तो कर्मधारय समास जो है, सबसे पहले हम देखेंगे विशेषता वाचक। विशेषता वाचक में क्या होता है, जो कर्मधारय समास होता है उसका जो विग्रह करते हैं विशेषता वाचक का, वो हैं जो लगा के करते हैं। ठीक है, उसमें बीच में जिस विभक्ति का लोप होता है वो है जो। ठीक है, एक और चीज दूसरे नंबर पे आता है उपमान वाचक। उपमान वाचक का जो विग्रह करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, के समान। समास एक ही होगा, दोनों में कर्मधारय समास होगा, लेकिन जो विग्रह है वो दो तरीके से होगा कर्मधारय समास का। कैसे कैसे होगा कर्मधारय समास का विग्रह? एक तो विशेषता वाचक के अर्थ में होगा, विशेषता वाचक होगा, उसमें ये पहचान है कि है जो लगेगा, लेकिन जो उपमान वाचक है उसमें क्या लगेगा, के समान। ठीक है, चलिए अब हम विग्रह करके देखेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि विशेषता वाचक में है जो लगेगा और उपमान वाचक में के समान लगेगा। दोनों ही कर्मधारय समास हैं। चलिए, जैसे हमने शब्द ले लिया, विशेषता वाचक हैं जो महाकवि। अब कैसे हम इसका विग्रह करेंगे, महान है जो कवि, मतलब कवि की विशेषता है ये कि वो महान है। क्या बता रहा है, कवि की विशेषता बता रहा है कि कवि महान है जो कवि। तो क्या हो गया, ये विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो जब हमने पहले ही पढ़ लिया है कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कौन सा कर्मधारय समास है, विशेषतावाचक कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल की विशेषता है कि वो नीला है। कैसा है, नीला है। कैसी विशेषता है कि वो नीला है, मतलब विशेषतावाचक कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। देव की विशेषता है कि वो महान है। ठीक है, ये भी विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा है, तो इसमें भी विशेषतावाचक कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उपमान वाचक भी देख लेते हैं कैसे इसका विग्रह होगा। जैसे चरण कमल, शब्द ले लिया हमने चरण कमल, अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, कमल के समान चरण। ठीक है, मतलब जो चरण है उसकी तुलना की गई है कमल से, कमल के समान है चरण। जब तुलना की जा रही हो, एक को उपमान और एक को उपमेय बताया जाए, तो वहाँ क्या होता है, उपमान वाचक कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो ये उपमान वाचक कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, मतलब नयन की तुलना किससे की जा रही है, मृग से। मृग के समान है नयन, तो इसमें कौन सा हो गया, उपमान वाचक कर्मधारय उपमान वाचक। ठीक है, वैसे ये तो बहुत ही कम पूछा जाता है उपमान वाचक है या विशेषतावाचक, ज़्यादातर तो बस यही पूछा जाता है कौन सा समास है, तो आपको पता ही है कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, पुरुष की तुलना की जा रही है कि वो लोहे के समान है। ठीक है, लोहे से तुलना की जा रही है किसकी, पुरुष की। तो आप समझ गए होंगे उपमान वाचक है, उपमेय और उपमान आए हैं, उपमेय और उपमान का संबंध है दोनों में, तो क्या है, कर्मधारय समास है, वो भी उपमान वाचक। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, ऐसी उम्मीद है हमें। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और आप ये भी बताएंगे कि आपको ऐसी ही वीडियो डिटेल में और चाहिए,
और किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप वो सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सभी लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, और बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर बनता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।